हाउ इज द जोश? आई होप इट मस्ट बी हाई। अपने जोश को हाई बनाए रखिए। अपने देश, समाज और व्यक्ति के स्तर पर एक सकारात्मकता के विकास के लिए, एक सकारात्मक सोच के विकास की एक छोटी सी कोशिश है हमारा यह कार्यक्रम हाउ इज द जोश, जिसमें हम समाज में, लोगों में, देश के स्तर पर सकारात्मकता का प्रचार और सकारात्मकता का विस्तार के लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं तर्कस के तीर पर। तर्कस के तीर पर मैं सबसे पहले एक एक्सपोजर बेस्ड, अपने लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड स्कीम के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जो है दिशा एक्सप्रेस। रायपुर जिले में कलेक्टर रहते हुए हमने दिशा एक्सप्रेस चलाई थी। ये आप कहीं भी अच्छे तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में और कई तरह से हमारा बिना नाम लिए भी उपयोग कर सकते हैं, बट इट्स आई थिंक एक्सपोजर बेस्ड एजुकेशन और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था और इसको पॉलिसी मेकर्स को पब्लिक पॉलिसी में इस तरह की चीजों को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक विडंबना की भी बात करूंगा और एक विकास की भी बात करूंगा। जब छत्तीसगढ़ में सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। और जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 में हुआ तो 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि आज की स्थिति में रायपुर में आईआईटी चल रहा है, भिलाई वाला, भिलाई में हो गया आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नया रायपुर में ट्रिपल आईटी चल रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नया रायपुर में हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चल रहा है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध संस्थान है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसमें क्लैट के माध्यम से एडमिशन होता है, जिसका हमने जिक्र पिछली बार किया था। चौथा, रायपुर में आईएम चल रहा है, नया रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। रायपुर में एम्स चल रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। रायपुर में नीट चल रहा है, एनआईटी चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रायपुर में सीपेट चल रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए होता है। पत्रकारिता, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी यहाँ प्रारंभ हो गया। पहले से ही कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में के रायपुर में ऑलरेडी बहुत अच्छी स्तर से संचालित था। तो आज जितने प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होते हैं, उनमें से अधिकतर राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, लगभग सभी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान रायपुर जैसे टियर 2 सिटी में स्थापित हो गए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिहाज से, हमारे रायपुर के लिहाज से, हमारी राजधानी के लिहाज से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के टियर 2 सिटी में इस तरह का अचीवमेंट हमको देखने के लिए लगभग नहीं के बराबर मिलता है। ऐसे उदाहरण पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि टियर 2 सिटी में कहीं उपलब्ध है, कहीं उपलब्ध इस तरह का उदाहरण नहीं है। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात है कि आज सभी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि जब मैं कलेक्टर बना रायपुर का 2016 में, अप्रैल 2016 में, तो मैं शुरुआती दौर पे ही नया रायपुर में एक गांव है परसदा, नया रायपुर में एक गांव है परसदा, वहाँ जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसी गांव को परसदा बोलते हैं। वहाँ पे स्टेडियम से लगा हुआ एक हाई स्कूल है, नया रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत है। मैं वहाँ इंस्पेक्शन में गया था। जब मैं वहाँ पे इंस्पेक्शन में गया था, निरीक्षण में गया था, तो मैंने बच्चों से जब बात की कि आईएम जानते हो, तो किसी बच्चे को नहीं मालूम था। HNLU, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जानते हो, तो किसी बच्चे को नहीं मालूम था। ट्रिपल आईटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानते हो, तो किसी बच्चे को नहीं मालूम था। ये सभी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान उस स्कूल से बमुश्किल से 10-12 किलोमीटर के रेंज पे सारे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है और मैं विडंबना कहूँगा हमारी ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए, मेरे छत्तीसगढ़िया भाइयों बहनों के लिए ये विडंबना कहूँगा कि हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं, हमारी छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं इन सब अवसरों के बारे में नहीं जान पाती हैं। जबकि हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 50% ऑल इंडिया से सिलेक्शन होना है, 50% छत्तीसगढ़ के स्थानीय बच्चों का सिलेक्शन होना है। जो ट्रिपल आईटी उसमें 50% ऑल इंडिया से सिलेक्शन होना है, 50% छत्तीसगढ़ से सिलेक्शन होना है। तो इन सब अवसरों की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद हमारे प्रदेश में निर्मित हुई है। लेकिन ये मैं दुर्भाग्य कहूँगा, ये विडंबना कहूँगा कि हमारी ग्रामीण प्रतिभाओं, हम और छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मतलब ये चीज़ के अवसर नहीं मिल पाते। तो इस चीज पे जागरूकता लाने के दृष्टिकोण से
हमने DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड अंतर्गत एक कार्यक्रम नियोजित किया था, एक योजना बनाई थी। उस योजना का नाम था दिशा एक्सप्रेस। दिशा एक्सप्रेस के माध्यम से हम प्रतिदिन दो बस हम एक गांव की स्कूल में भेजते थे, और जो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको हम कवर करते हुए प्रतिदिन 150 बच्चों को रायपुर शहर में, रायपुर जिले के बच्चों को, रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 2 बसों में करीब 150 बच्चों को लाते थे और इन सभी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का एक्सपोजर विजिट कराते थे। साथ में नालंदा परिसर का, सेंट्रल लाइब्रेरी का, मेडिकल कॉलेज का, कुछ नर्सिंग कॉलेज का, इन सबको भी हम जोड़कर एक्सपोजर विजिट कराते थे प्रतिदिन 150 बच्चों का। और ये दिशा एक्सप्रेस 1 लाख बच्चों के लिए हमने योजना बनाई थी। खाने का बस उसमें खर्चा था और सिटी बस लिमिटेड के बस को उपयोग करते हुए केवल डीजल और ड्राइवर का पैसा देते थे। तो एक बच्चे पे बमुश्किल 80 रुपए के लगभग का खर्चा आता था और हम 1 लाख बच्चों का एक्सपोजर विजिट केवल लगभग 80-82 लाख रुपए के माध्यम से करा सकते थे। योजना हमने बनाई थी कलेक्टर रहते हुए और बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिला। शायद अब ये योजना बंद हो गई है, लेकिन इसका लाभ बहुत सारे बच्चों को मिल पाया। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। इससे मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण प्रतिभाओं को जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह है एक आत्मविश्वास की वृद्धि का। जरूरी नहीं कि हर बच्चा लॉ करेगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाएगा, हर बच्चा IIM जाएगा या हर बच्चा NIT जाएगा कि एम्स में डॉक्टर बनेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वही पत्रकारिता भी कर सकता है, कृषि क्षेत्र में भी अपने करियर बना सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन इन सब राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में गांव का एक बच्चा अगर अपने से आएगा तो गेट के अंदर घुसने का उसका आत्मविश्वास तक नहीं होता है। उस चीज को हमने तोड़ने की कोशिश की और उसको इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के भीतर के कैंपस में प्रवेश कराया, इंटरेक्शन कराया। वहाँ के वाइस चांसलर महोदय इंटरेक्शन करते थे, वहाँ के डायरेक्टर्स महोदय इंटरेक्शन करते थे। तो इन सब से उनके मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लाभ होता है वह है आत्मविश्वास की वृद्धि। दूसरा मुझे लगता है कि इन सब राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के बारे में सही समय में हमारी ग्रामीण प्रतिभा भी जान जाए तो प्रतिभा हर जगह होती है, किसी शहर का किसी जगह का मोहताज नहीं होती है। इसलिए ग्रामीण प्रतिभाओं को भी अगर सही समय पे एक्सपोजर हो जाए तो वो भी जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उनका दिमाग खुलता है, अन्य लक्ष्यों के बारे में, महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में उनको जानकारी मिलती है और जीवन में सफलता के नए प्रतिमान ग्रामीण प्रतिभाएं भी हमारे छत्तीसगढ़ की गढ़ सकती हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं खुद भी जब गांव में बैंक में रहता था और माँ के पेंशन के लिए और अन्य वजहों से मैगजीन खरीदने के लिए जब रायगढ़ जाना पड़ता था तो एक बहुत हिचक, एक बहुत डर, एक तो शहर जाने का डर, दूसरा किसी संस्थान के गेट के अंदर प्रवेश करने का अपना एक डर और भय बना रहता था। तो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश की और मैंने कोशिश की कि भाई जो चीज़ मैं झेला हूँ उस चीज़ को मेरे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण प्रतिभाओं को ना झेलना पड़े। इस दृष्टिकोण से दिशा एक्सप्रेस का प्रयोग किया गया था, जिससे मुझे लगता है कि ग्रामीण युवाओं में, ग्रामीण किशोरों में, ग्रामीण प्रतिभाओं में एक आत्मविश्वास की वृद्धि और एक बेटर एक्सपोजर, अपने भविष्य के लिए एक बेहतर एक्सपोजर प्राप्त करके निर्णय लेने की एक अवसर उससे प्राप्त हुआ था। और इस माध्यम से हम जो सबसे बड़ी विडंबना है कि बोला जाता है कि चिराग तले अंधेरा, या बोला जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग, इस तरह की जो बातें होती हैं उस विडंबना को समाप्त करने के दृष्टिकोण से आज हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी में जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित हुए हैं उन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण प्रतिभाओं को अधिकाधिक संख्या में अगर हम पहुंचा पाते हैं तो मुझे लगता है कि अमीर धरती के गरीब लोग की विडंबना को या चिराग तले अंधेरा की विडंबना को हमारे छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ इस अभिशाप को, इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, इस अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है। इसका उल्लेख आप मेरे बिना नाम लिए दिशा एक्सप्रेस का उल्लेख पब्लिक स्पीकिंग में, एसे में या कहीं पर इंटरव्यू में आप इस अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक थीम के रूप में इसका उपयोग आप कर सकते हैं, एक अच्छे एक्सपेरिमेंट के रूप में, एक अच्छी केस स्टडी के रूप में, और इसका आपको मुझे लगता है कि किसी भी जगह पे एक अच्छा फायदा मिल सकता है। दूसरा, आज मैंने आपको कमिट किया था, थोड़ा लेट भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि भाई किताबें कौन कौन सी पढ़नी हैं। इस बारे में मैंने आपको आज वादा किया था कि छत्तीसगढ़ PSC के पॉइंट ऑफ व्यू से और IAS पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों दृष्टिकोण से मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं IAS पॉइंट ऑफ व्यू से बताना स्टार्ट करता हूं, उसके बाद छत्तीसगढ़ PSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे।
आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि हमको जैसे पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी में संविधान और राज व्यवस्था का जो क्षेत्र है उसमें एनसीईआरटी की 11-12 की किताब काफ़ी मददगार है। सबसे पहली किताब लक्ष्मीकांत है, आप घबराइए मत, मैं भी मानता हूँ लक्ष्मीकांत टाटा मैकग्रा हिल की बेस्ट बुक है। लक्ष्मीकांत को मेन बेस बनाना है और 5 बार नहीं 7 बार नहीं बल्कि 10 बार उस किताब को गहराई के साथ आप अध्ययन कीजिए, ये मेरी गुजारिश आप सब लोगों से है लक्ष्मीकांत के बारे में। लेकिन साथ में उसके पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में अपना लैंग्वेज विकसित करने के लिए और एक और बेहतर थॉट प्रोसेस को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से और शुरुआत करने के दृष्टिकोण से आप एनसीईआरटी की 11-12 की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो 11th की बुक है और 12th की बुक है जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जो बेस्ड है, इन दोनों किताबों का अध्ययन आप कर सकते हैं। दूसरा हिस्ट्री में हमने एपिसोड 2 में भी इसमें लंबा जिक्र किया है, बट मैं आज थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करूँगा। हिस्ट्री पे 11-12 की एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, इन चारों किताबों को 11-12 की हम स्टडी करें। दूसरा चीज़, अगर आपके पास समय है, कभी जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, जो मेरे साथी युवा साथी ग्रेजुएशन में हैं या जिनके पास पर्याप्त समय है, वो एनबीटी की 2 किताबों को भी पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और दूसरी आज़ादी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक, बिपिन चंद्र जी के द्वारा लिखी हुई बुक का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसके अलावा विकल्प के रूप में बिपिन चंद्र के विकल्प के रूप में या दोनों को पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की गाइड भी कई दृष्टिकोण से उपयोगी मुझे लगती है, लगभग कमोबेश एक ही तरह की चीज़ें हैं। तीसरा, ज्योग्राफी में हमेशा कहता हूँ 6 to 12 एनसीईआरटी, एक अच्छे एटलस ऑक्सफोर्ड को आप साथ में लेते हुए अध्ययन कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास समय हो तो जीसी लियोंग की बुक का उपयोग कर सकते हैं। इकोनॉमी में मैं कहना चाहूँगा, इकोनॉमी में 9-10 की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ें। 11th की जो सीबीएसई की बुक है, सेम सिलेबस है एनसीईआरटी वाले बुक की तरह। इसमें सीबीएसई की बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, आईसी ढींगरा, ईश्वर चंद्र ढींगरा राइटर हैं। इस बुक का नाम है वही जो एनसीईआरटी का हेडिंग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक विकास। इस किताब का उपयोग कर सकते हैं एक बेस बनाने के लिए। 9-10 की एनसीईआरटी, 11th की सीबीएसई की बुक। और इसके अलावा अगर आपके पास समय हो तो रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है इकोनॉमी में करेंट अफेयर्स और जो वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है उस दृष्टिकोण से इकोनॉमिक सर्वे और बजट का अच्छा अध्ययन बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप अखबारों को अच्छे से पढ़ें। यूपीएससी की सारी तैयारी का आज आधार अखबार है, मैं पहले ही से बार बार कहते आ रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इनको आप अच्छे से फॉलो करें। करेंट अफेयर्स को मंथली सप्लीमेंट करने के लिए विजन के मटेरियल बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा पीटी 365, मेंस 365, इन सब का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अधिकाधिक अच्छे तरीके से इकोनॉमिक पोर्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा इकोनॉमी में आप रमेश सिंह की बुक या रमेश सिंह की बुक ना पढ़ें तो श्री राम आईएएस की, जो दिल्ली में श्री राम आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएंगे तो जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आता है। तो निश्चित रूप से जो एनसीईआरटी की बुक है जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, आर.एस. शर्मा जी वाली, उसमें शर्मा जी वाली जो बुक है प्राचीन भारत की, उससे आप कल्चर पोर्शन को अच्छे से उठाएं। इसके अलावा 11th की जो बुक है स्थापत्य कला पर आधारित इंट्रोडक्शन टू इंडियाज फाइन आर्ट, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नितिन सिंघानिया एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं आईएएस में, उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी है नितिन सिंघानिया जी ने, आर्ट एंड कल्चर पर। टाटा मैकग्रा हिल की बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीआरटी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके जो वेबसाइट हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इन सबको मिला जुला के आपको अध्ययन करना पड़ेगा तो आप एक अच्छा आर्ट एंड कल्चर पर अध्ययन कर सकते हैं।
हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया, एनसीईआरटी और तमाम बुक। सोशियोलॉजी के कुछ पोर्शन जो आते हैं उसमें 12th की जो बुक हैं एनसीईआरटी की, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी वाली बुक आप फॉलो करें। ज्योग्राफी में मैंने पहले ही बता दिया कि 6 जो पेपर 1 जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेशन हो रहा है, बट मैंने पहले ही ज्योग्राफी में बोल दिया 6 to 12 की एनसीईआरटी प्लस ऑक्सफोर्ड की एटलस प्लस समय हो आपके पास तो जीसी लियोंग फॉलो कर सकते हैं। पेपर 2 में हम पॉलिटी होता है, पॉलिटी के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे करेंट अफेयर से रिलेटेड। हालांकि पूरा प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूपीएससी का बेसिक नेचर आपको समझना है, उसके लिए सबसे पहले सिलेबस अध्ययन करना है, अनसॉल्व अध्ययन करना है, तो उससे आप इस बात पे इस निष्कर्ष पे निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे कि बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर की स्टडी, बहुत अच्छे तरीके से मंथली मैगजीन की स्टडी, बहुत अच्छे तरीके से राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के डिबेट्स, डीडी न्यूज के न्यूज, इन सब का उपयोग आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। इस बात को आप जानते ही हैं। मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो स्टैटिक पोर्शन ऑफ सिलेबस पर मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आईआर वगैरह को करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे। पेपर 3 में इकोनॉमी है, इकोनॉमी पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एनडीएमए की वेबसाइट को आप फॉलो करें, उसमें गाइडलाइंस भी होते हैं डिजास्टर से रिलेटेड। उस गाइडलाइंस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो एनडीएमए की वेबसाइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट को आप थोड़ा सा उपयोग करें, आपके लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में विजन का मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। आईडीएसए की वेबसाइट का भी उपयोग करें, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इन्वायरमेंट पे शंकर आईएएस का मटेरियल मैं काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। हिंदी में दृष्टि का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, उसका आप अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं। पेपर 4 एथिक्स का रहता है। पेपर 4 एथिक्स पे हम अलग से चर्चा करेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बुक प्रिपेयर हम कर सकें एथिक्स पोर्शन पे। कोशिश करूँगा मैं कि इस पर खुद एक किताब लिखूँ, अगर समय अधिक निकाल पाऊँ तो मेरी ये कोशिश रहेगी। तो ये पोर्शन है, बट बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ मटेरियल कोट किए हैं, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मटेरियल कोट किए हैं। बट आप सबको पता है कि यूपीएससी चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप सबको पता है कि अप्लाइड क्वेश्चंस पर बहुत अधिक बेस्ड होता है। इसलिए हमारी बेसिक 6 पॉइंट स्ट्रेटजी जो मैं कि एपिसोड 2 में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, उसको सबसे पहले हमको फॉलो करना है कि अच्छा न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आप फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन विजन की फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा सिलेबस के लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड को हम पढ़ें, सिलेबस को हम बार बार देखें समझें। चौथा अनसॉल्व को हम पूरी तरह से हर पेपर के हर अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस हमको याद होने चाहिए। 5वां स्टेप बोलूँगा, यूट्यूब चैनल पे आप टॉपर्स की टॉक को और कुछ अच्छे क्लासेस को कुछ अच्छे चैनल से यूज कर सकते हैं। अच्छे चैनल्स मीन्स अन अकेडमी, विजन आईएएस, स्टडी आईक्यू, आईएएस बाबा, इनसाइट्स ऑफ इंडिया, और इसके अलावा आप भी रिसर्च करते रहें और आपको जहाँ भी उपयोगी मटेरियल मिले उसको आप उपयोग कर सकते हैं। टॉपर्स के टॉक को भी बीच बीच में सुन सकते हैं। इट विल मोटिवेट यू एंड इट विल गाइड यू ऑल्सो। लेकिन कई टॉपर झूठ भी बोलते हैं, इसके लिए आप अलर्ट रहिएगा, आपको मैं कहना चाहूँगा। और इसके अलावा टीवी में लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, डीडी न्यूज, इनको फॉलो करें। विशेषकर इनके एनालिटिकल प्रोग्राम जैसे बिग पिक्चर, परिक्रमा, इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं उसको हम अधिकाधिक विशेष इन सब पोर्शन को हम फॉलो करें तो हम अप्लाइड वे में अच्छे तरीके से, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, हमको उसको फेस कर पाएंगे। इस सारे प्रिपरेशन के बेसिस पर हमारी जो मूल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले हमारी अच्छी भाषा होनी चाहिए। दूसरा हमारा थॉट प्रोसेस अच्छे से विकसित होना चाहिए। तीसरा हमारा एक्सप्रेशन स्किल, इसमें राइटिंग स्किल भी आता है और ओरल एक्सप्रेशन भी आता है, वो दोनों विकसित होने चाहिए। और चौथा मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आईएएस एग्जामिनेशन या पीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो मैं ये 4 फार्मूले पे सबसे अधिक बात करता हूँ। भाषा, सोचने की क्षमता, अभिव्यक्ति, उसमें लेखन शैली और मौखिक अभिव्यक्ति की शैली, और चौथा राइटिंग स्पीड।
इन 4-5 बिंदुओं पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस वे में आप जा सकते हैं। पीएससी के लिए भी मैं आज डिस्कस करूंगा। मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात की है पीएससी में कौन सा मटेरियल उपयोग करना चाहिए, और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा। जब हम पीएससी की तैयारी चालू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है, आप सबको पता है, सबको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के पोर्शन के हिसाब से जो भी हम अध्ययन करें उसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। जहाँ पे उपलब्ध है गवर्नमेंट पब्लिकेशन अच्छे तरीके से उसका अधिक उपयोग करना है। ये पहला फार्मूला मैं कहूँगा। दूसरा चीज़ कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ पे हिस्ट्री, जब छत्तीसगढ़ के हम पोर्शन की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम फैक्चुअल नोट्स की बात करें, देखिए एग्जाम का नेचर बेसिकली काफ़ी बदल जाता है, और जिस तरह से एग्जाम का नेचर है उस तरीके से अपने आप की तैयारी को हमको ढालना है। जहां आप सबको पता है कि यूपीएससी में करेंट, अप्लाइड, थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन अधिक आएंगे, वहीं पीएससी में डायरेक्ट, स्ट्रेट, फैक्चुअल क्वेश्चंस अधिक आएंगे। तो हमारी तैयारी के तरीके को उसी हिसाब से अकोमोडेट करना है। कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हरिराम पटेल का नोट्स काफ़ी उपयोगी आपको साबित हो सकता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग पोर्शन वाइज हम अगर बात करें तो कल्चर के लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति के दृष्टिकोण से गवर्नमेंट पब्लिकेशन है छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ का, उसका उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री और ट्राइब्स के इशूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रंथ अकादमी की बुक का आप उपयोग कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन ज़्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ का, और साथ में हरिराम पटेल या टुटेजा या पटेल कोचिंग, इन सब के किसी एक का अच्छे बुकलेट का उपयोग कर सकते हैं। लगभग कमोबेश सब ठीक रहते हैं। हरिराम पटेल इसमें काफ़ी ठीक है, काफ़ी लोगों ने मुझे उसका नाम लिया। इकोनॉमी में कहना चाहूँगा कि हम बेसिक स्टैटिक पोर्शन को तो कवर करें। यूपीएससी की चर्चा के समय हमने डिस्कस किया था, उसमें से थोड़ा कम करके हम अध्ययन कर सकते हैं। बट 9-10 की एनसीईआरटी और 11 की सीबीएसई की बुक जो मैंने जिक्र किया IC ढिंगरा वाली, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना ही है। प्री में काम आएगा, मेंस में काम आएगा, सब जगह काम आएगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे को IAS के लिए रिकमेंड कर रहा हूं मैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे को छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। प्रीलिम्स में आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन नॉर्मल जनरल स्टडी से होते हैं, पूरे इंडिया पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहीं 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पर फोकस्ड होते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ पोर्शन है उस पर हमने बहुत छत्तीसगढ़ पोर्शन पे ऊपर भी डिटेल डिस्कशन किया है। इसके अलावा किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को फोकस के नोट्स को फोकस कर सकते हैं। लाइक हमने पहले ही कहा, हरिराम या टुटेजा, पटेल, इन सब को हम देख सकते हैं। और दूसरा जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि जो किसी एक कोचिंग के मटेरियल को आप अच्छे से फॉलो करें, पहली चीज़ होती है। उसके अलावा जो बेसिक एक चीज़ को आप अच्छे से फॉलो करें, ये मेरा पहला है। चाहे हरिराम पटेल हो, चाहे टुटेजा हो। जो अदर पोर्शन है उसमें टुटेजा के भी नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, करेंट अफेयर्स में। तो एक को पहले आप सही तरीके से पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उसको डाइजेस्ट करें, उसको एग्जाम में उपयोग करने लायक स्थिति में आ जाए। उसके बाद अपने मटेरियल का एक्सटेंशन करें। कम किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, ज़्यादा बार पढ़ें, मैं बार बार बोलता हूँ। तो इस चीज़ को आप फोकस करते हुए कर सकते हैं। सॉल्व क्वेश्चंस के सीरीज आते हैं टुटेजा वगैरह के, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। 2-4 हज़ार क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं। तो इन सब बेसिक मटेरियल में से ही आप एक को पहले फॉलो करें, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करें, फिर अपने तैयारी का एक्सटेंशन करें। दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होता है CSET का, आप सबको पता है। एप्टीट्यूड टेस्ट पे, इस पे मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, इस तरह से क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको केवल पास होना है, बट फिर भी हमको क्वालिफाइंग पेपर को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें मैं कहना चाहूँगा क्वालिफाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको अच्छे से करें, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके GS का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इसमें आप किताब के दृष्टिकोण से RS अग्रवाल, परफेक्ट रीजनिंग, मुस्कान पटेल कोचिंग का जो नोट्स मतलब पब्लिकेशन है, ये मुस्कान, हरि पटेल या टुटेजा, किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। उतने में आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1
अभी है नए, उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी से संबंधित प्रश्न होते हैं। सातों पेपर के बारे में हम हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी रहते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी एक बुकलेट को छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो हरिराम पटेल हो, मुस्कान हो, टुटेजा हो, प्रतियोगिता सारांश हो, किसी एक बुकलेट को अच्छे से फॉलो करें। फिर जो चीज़ें कुछ कम पड़ रही हैं उसको सिलेबस को देखते हुए आप थोड़ा सिलेबस और अनसॉल्व को देखते हुए एड ऑन कर लें। संस्कृत में भी किसी तरह से किसी एक बुकलेट को आप फॉलो करें। इंग्लिश में लुसेंट का मटेरियल काफ़ी अच्छा है। हिंदी में बृहद संदर्भ को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या इस तरह के कोई भी एक बुकलेट को अच्छे से फॉलो करें। पेपर 2 में एसे की बातें हैं। एसे पे हमने पिछला एपिसोड निबंध पे पूरी तरह से फोकस किया था, किस किस एरिया पे फोकस करना चाहिए इस पर भी हम डिस्कस किया था। छत्तीसगढ़ पीएससी में 4 ऐसे लिखने हैं, आप सबको पता है, तो बहुत डिटेल, बहुत एलोबरेट आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 ऐसे इंडिया से संबंधित, इंडिया के करंट इशू से संबंधित होते हैं, तो उस पर आपको मैंने पहले डिस्कस किया है कि किस तरह से तर्कस के तीर बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, इन सब का हमने जिक्र पहले किया है। टीवी को, न्यूज़पेपर को कैसे उपयोग करना है, कुछ एरिया छांट लेना है आपको, जैसे डेमोक्रेसी, करप्शन, महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन, हेल्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस तरह के टॉपिक्स आप चयन करके उस पर धीरे धीरे मटेरियल कलेक्ट करने का प्रोसेस चालू कर दें, नोट्स बना के। पिछला एपिसोड देखें, आपको इससे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में पहले ही हमने बहुत सारे मटेरियल का जिक्र कर लिया है, उन्हीं को हमको बेस बनाना है, साथ में करेंट अफेयर्स को एड ऑन करते हुए और अपना एक अप्लाइड थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारे माइंड में डेवलप करना है। उससे हम अच्छा ऐसे छत्तीसगढ़ के टॉपिक पे भी लिख पाएंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण एरिया हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 4 एरिया पे मैं बात करना चाहूँगा। ट्राइब्स से रिलेटेड इश्यूज, समस्याएं, सॉल्यूशन, इस पे हमारा एक फोकस एरिया होना चाहिए। नक्सलिज्म को मैं इसमें इंक्लूड करते हुए बात कर रहा हूँ। दूसरा, एग्रीकल्चर के इश्यूज, समस्याएं, पोटेंशियल, इन सब पे हमको छत्तीसगढ़ पे पर्सपेक्टिव में एक एरिया रखना चाहिए। तीसरा एरिया छत्तीसगढ़ के कल्चर पे हमको फोकस रखना चाहिए। चौथा एरिया नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब को फोकस करते हुए हमको एक पोर्शन रखना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी छत्तीसगढ़ के एजुकेशन, छत्तीसगढ़ के हेल्थ जैसे टॉपिक पे भी करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अखबार भी पढ़ते रहें, थोड़ा देखते रहें कि न्यूज चैनल्स थोड़ा देखते रहें कि छत्तीसगढ़ में भी क्या हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की साइट्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट की साइट, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की साइट्स, वेबसाइट्स का भी थोड़ा उपयोग कर सकते हैं। पेपर 3 पे मैं बोलना चाहूँगा कि इंडियन हिस्ट्री पे हमने पहले ही बात की कि प्राचीन पे एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप सिलेबस को देखें, सिलेबस और अनसॉल्व को देखते हुए टॉपिक वाइज आप डिसाइड कर लें कि कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिपिन चंद्र आपका हम पहले ही यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जब जिक्र किए थे, उसका आप यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पे हमने पहले छत्तीसगढ़ पे बात किया है, ग्रंथ अकेडमी, छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ, हरिराम पटेल, इन सबको आप अच्छे से उपयोग करें। कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टुटेजा के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। मैं भी यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है, बट थोड़ा अब अगर आपके पास समय कम हो तो लुसेंट का बुक उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत की किताब का कोई नोट्स अगर अच्छे से बनाया तो लुसेंट बनाया है, तो लुसेंट को आप एक शॉर्ट में अगर प्रयोग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। पेपर 4 पे मैं कहना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब पे 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, तो 10th की बुक को अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन और भी थोड़े आ जाते हैं, तो सिलेबस को देख लें, अनसॉल्व को देख लें, और कुछ नए एरिया जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिलेबस के जो भाग हैं वो अगर कवर ना हो रहे हों, कुछ होते हैं जो 10th के बुक से थोड़े बाहर होते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा एड ऑन अपने मटेरियल में 11th या कोई दूसरी बुक पढ़ के कर लें। इन्वायरमेंट के लिए हमने आईएएस में शंकर आईएएस का जिक्र किया था, आईएएस की तैयारी में यहाँ भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक कोचिंग का बुकलेट आप बायोडाइवर्सिटी और टेक्नोलॉजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग कर सकते हैं। इसमें हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में आईएएस की जो कोचिंग दृष्टि का मटेरियल है वो भी बायोडाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, इन सब के हिसाब से बहुत अच्छा बुक है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। पेपर 5 में इकोनॉमी ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ होता है, तो इसमें कोई एक बुकलेट उपयोग करें,
आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने डिटेल बोला है उतना यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा। कोई बुकलेट का उपयोग कर लें और बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से 9th 10th की एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी का उपयोग कर सकते हैं। आपको ठीक लगे तो प्रतियोगिता दर्पण का भी जो अतिरिक्त अंक है वो भी उपयोगी मुझे लगता था, मैंने अपने टाइम पे भी उसको पढ़ा था। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं 6 to 12 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, और छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले ही जिक्र किया है। पेपर 6 में फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, छत्तीसगढ़ कल्चर, इन सब पे हैं। तो फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इन सब पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपको कोई बहुत डिटेल में फिलॉसफी, सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना है। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ पीएससी का मैं क्वेश्चन पैटर्न स्टडी कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो सबको पता है आप सबको कि 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अधिकतम 125 टाइप के शब्दों में आपको आंसर लिखना है, और उस जो 125 शब्दों वाला क्वेश्चन आएगा वो भी थोड़ा डिटेल या बड़े पर्सपेक्टिव को कवर करते हुए रहता है कि जैसे भारतीय दर्शन की विशेषताएं बताइए, या इस तरह से तो बड़े कैनवास को कवर करते हुए होता है। तो मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा कि सिलेबस को देखिए, उसमें एक एक पॉइंट को आप उठाइए और हर पॉइंट पे 4-4, 5-5, 7-7 लाइन का नॉलेज आप डेवलप कर लीजिए। मैं फिलॉसफी से आईएएस का एग्जामिनेशन दिया हूँ। आप, मुझे पता है कि बौद्ध दर्शन अगर आप पढ़ने जाएंगे तो 15 दिन भी बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कम पड़े, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इतना कहूँगा कि जैसे बौद्ध दर्शन है तो बौद्ध दर्शन में बेसिक कुछ फिलॉसफी है, जैसे मध्यम प्रतिपदा है, मध्यम प्रतिपदा पे 4-5 लाइन आप तैयार कर लें। प्रत्ययवाद है, उस पर 5-7 लाइन तैयार कर लें। इतना ही आपको 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में लिखने का स्कोप होगा। और जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, आई एम श्योर कि पीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड होता है, इट्स नॉट लाइक आईएएस कि जिसमें कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल एक छोटे से टॉपिक पे बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप बड़े कैनवास पे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इतना बेसिक स्टडी आप करके रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो इसलिए बहुत डिटेल में बिल्कुल ना पढ़ें, अदरवाइज आप एक बवंडर में, एक जंगल में फंस जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं उसको विशेष ध्यान दें। मैंने पहले ही कहा, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का वेबसाइट, टूरिज्म डिपार्टमेंट का वेबसाइट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब को आप अच्छे से प्रयोग करें। ये मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहूँगा। अब इस तरह से आप मुझे लगता है काफ़ी हद तक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हुआ है। अब मैं मेरे दोस्तों के प्रश्न लेता हूँ जिन्होंने प्रश्न मुझे पूछे हैं। अनुभव सिंह जी ने प्रश्न किया है कि विषयों को किस क्रम में पढ़ना चाहिए, हर दिन कम से कम कितने विषय पढ़ने चाहिए। अनुभव जी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपका अपना अधिकार है, आपकी रुचि जैसे कहती है, आपका विवेक जैसे कहता है, इस तरीके से आप निर्णय ले सकते हैं। इस सब चीज़ों का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि सुबह एक डिस्प्रिन खाना है, खाने के बाद खाना है, या खाली पेट खाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरह का कोई फिक्स फार्मूला यहाँ पे नहीं है। आप अपने को जैसे रुचि लगती है उस हिसाब से काम करें। जैसे मैं अपनी स्टडी का पैटर्न बताना चाह रहा हूँ, मैं जिस टॉपिक को पकड़ता था, जिस सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक पॉलिटी ही अच्छे से पढ़ता था। उस पर अच्छे से ग्रिप बनाने के बाद हिस्ट्री पढ़ लिया, कभी कभी साथ में कुछ चीज़ें और साथ में लेके चलता था। तो अलग अलग समय पे अलग अलग स्ट्रेटजी लेकर चलना होता है। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई चीज़ गलत और कोई चीज़ सही नहीं है। हर दिन कम से कम कितने विषय को पढ़ना चाहिए, इस पर भी आप अपने जैसा उचित लगता है वैसे पढ़ें, लेकिन पढ़ें अच्छे से, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें आपका विशुद्ध रूप से अपना निर्णय होगा और आप जैसे कवर कर सकते हो उसको ध्यान दें। एग्जाम जब पास आता है तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जरूर करें। मीनू चतुर्वेदी जी का प्रश्न है, इकोनॉमिक्स डेटा के लिए कौन सी बुक ठीक है और डेटा को कैसे याद करें। निश्चित रूप से इकोनॉमी का डेटा हर पल प्रतिपल बदलता रहता है, तो इस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि चाहे यूपीएससी आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इकोनॉमिक सर्वे को आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। ये मैं कहना चाहूँगा। डेटा बहुत सारे होते हैं, तो उसमें आप चुनिंदा डेटा को आप छांट लें
और इतना छांटें, इतना याद करें, इतना डाइजेस्ट करें जिसको एग्जाम में सही तरीके से उपयोग कर पाएं। आप सबको पढ़ लेंगे और एग्जाम में अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा, उपयोग नहीं कर पाएंगे तो बेवकूफ़ी होगी। तो एक फिल्टर प्रोसेस होना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीनू जी, उमेश देवांगन जी का प्रश्न है, हर दिन कम से कम कितने विषय पढ़ने चाहिए? पुनः आपका स्वतंत्र निर्णय है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसी करें। जब पढ़ाई का बिल्कुल मन ना कर रहा हो तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस विषय से पढ़ना स्टार्ट करें, यह आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। टेमन सिन्हा जी का प्रश्न है, स्ट्रेटजी छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए कैसे बनाएं? हर एग्जाम के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की पढ़ना स्टार्ट करिए। किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसको सिलेबस और रूल्स हम अच्छे से पढ़ें। चौथा स्टेप, अनसॉल्व पेपर अच्छे से देखें। पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब में टॉपर्स के टॉप और कुछ अच्छे लेक्चर्स को भी उपयोग करने की सलाह दूंगा। और छठवां, टीवी चैनल्स में लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, डीडी न्यूज, इन सब के उपयोग की भी मैं आपको सलाह दूंगा। साकेत जी का प्रश्न है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें? सचिन पटेल जी ने भी इसी संबंध में प्रश्न पूछा है। हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और हिंदी साहित्य का विकास की तैयारी कहाँ से कैसे किया जाए और कंटेम्प्रेरी इशूज से हिंदी साहित्य के मूल विषयों को, मूल मुद्दों को कैसे जोड़ें? सचिन जी और साकेत जी, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आईएएस में मैं भी हिंदी साहित्य लेकर मैं इसमें अपीयर हुआ था और सेकेंड पेपर में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइप के मार्क्स मेरे भी थे। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, साकेत फर्स्ट पेपर में अच्छे नहीं थे भी बता दूं, साकेत और सचिन जी को मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य अगर आपने विषय लिया है तो उसमें पहले पेपर में दो महत्वपूर्ण एरिया हैं, दो एरिया विभाजित किया गया है। पहला एरिया है हिंदी भाषा का विकास, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि दृष्टि के नोट्स, हरदेव बहारी जैसी किताब, दो चीज़ आप साथ में रखें तो मोर देन सफिशिएंट है। सेकेंड पेपर में मैं कहना फर्स्ट पेपर के सेकेंड पोर्शन हिंदी साहित्य का विकास के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि उसमें जैसे आप लोग आजकल बहुत कम हुआ है, बट मैं एक नोट्स की सलाह दूंगा सेकेंड पेपर के लिए, तो मास्टर स्ट्रोक है ही। इस फर्स्ट पेपर के सेकेंड पोर्शन में भी कुछ कुछ उपयोग आप उसका कर सकते हैं। वो है उत्कर्ष इंस्टीट्यूट, एक दिल्ली में है, उसमें डॉक्टर रामेश्वर राय जी के नोट्स आते हैं जो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वन ऑफ द वेरी लर्नेड पर्सन। और उनके जो नोट्स हैं वो न केवल एग्जाम में आपको पास कराएंगे बल्कि आपके लाइफ चेंजिंग नोट्स भी साबित हो सकते हैं। इस तरह का नोट्स है। सेकेंड पेपर के लिए मैं उसको विशेष रूप से रिकमेंड करता हूँ, लेकिन फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट के लिए भी आप उसका कई पोर्शन को उपयोग कर सकते हैं। दृष्टि के नोट्स को भी साथ में आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें साथ में आप देखें कि सिलेबस को सामने रखें, सिलेबस में क्या क्या बिंदु हैं उनको आप देखें, उन बिंदु में जैसे जो कवर नहीं हो पा रहा है उसको आप साथ में लेते चलें, क्योंकि हिंदी साहित्य में या अन्य विषयों में जो सिलेबस बदला गया था यूपीएससी के द्वारा उसको बहुत साल हो गए हैं। तो 2000 के आसपास सब्जेक्ट्स के कई सिलेबस डिसाइड हुए थे, तो इतने सालों में क्वेश्चन के पैटर्न बदलते बदलते बहुत अप्लाइड हो जाते हैं। और आपने ये देखा होगा कि जिन क्षेत्रों से सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछे जाते उन सब क्षेत्रों से प्रश्न आने लग गए हैं और बहुत ही अलग क्षेत्र से या जो कभी रेयर क्षेत्र होता है उन सब से बड़े बड़े क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के एक एक बिंदु पर और विशेषकर जो सामान्यतः अनछुए रहते हैं उन सब एरिया पे थोड़ा नोट्स कलेक्ट करें, दिल्ली में जाएं, थोड़ा घूमें। दृष्टि के भी काफ़ी मटेरियल आते हैं, उन लोग अलग अलग किताबों से कलेक्शन भी बनाते हैं जो सिलेबस या कोचिंग में सामान्यतः कवर नहीं होते। तो जो चीज़ कवर नहीं हो पा रहा है उसको अलग से थोड़ा कलेक्शन करके आप तैयारी करें, ये बेहद ज़रूरी है। और जो नॉर्मल टॉपिक्स पे सूर, तुलसी, कबीर, जयशंकर प्रसाद, निराला, इन सब पे भी अगर प्रश्न आएगा तो सामान्यतः स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता, उनके भी एक स्पेसिफिक पहलू, जिन पहलुओं को सामान्यतः नहीं छुआ जाता उन सब पहलुओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहें, इस हिसाब से तैयारी करें। सेकेंड पेपर की बात है, डॉक्टर रामेश्वर राय, उत्कर्ष के नोट्स मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य, दृष्टि के भी हिंदी साहित्य के नोट्स सेकेंड पेपर के लिए आप साथ में रखें, इसमें लगभग काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। और अनसॉल्व और सिलेबस को बार बार देखते रहें और जो पोर्शन छूट रहा है लगे उसके लिए थोड़ा अधिक यत्न
कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा किताब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। सेकेंड पेपर के लिए आप टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे अच्छे जो उसके डायलॉग हैं वो बिल्कुल आपको याद रहने चाहिए और आंसर में बहुत अप्लाइड तरीके से और टेक्स्ट बुक के डायलॉग्स को, पात्रों को उठाते हुए आंसर लिखने की एक विशेष शैली चाहिए। तभी आप हिंदी साहित्य सेकेंड पेपर में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स ला सकते हैं। और एक पेपर ऐसा होता है जिसमें आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ। श्वेता वैष्णव जी का प्रश्न है, यूपीएससी सीजीपीएससी में अच्छा रैंक लाने के लिए किस तरह स्टडी करना चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें जिक्र की हैं अभी पहले वाले पोर्शन में, उसका आप फॉलो करें। श्वेता जी, नीरज जी का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हमने 6 स्टेप फार्मूला जो कहा है वहाँ से स्टार्ट करिए। बेसिक बुक्स हम बता दिए हैं, उसके आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी अगर कोचिंग करने की आर्थिक क्षमता हो तो किसी कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं, ना हो तब भी आप इतने मटेरियल को सामने रखकर अपने घर में पढ़ाई करके बहुत आसानी से पीएससी एग्जाम टॉप भी कर सकते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है। कैसलेस जी का प्रश्न है, आप युवा वर्ग की आवाज़ हैं, आपके चापा के कार्यक्रम से छात्र जगत में अलग एहसास आया है, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में था, आप ऐसे ही युवा वर्ग को प्रेरित करते रहिए। कौशलेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। युवा संवाद कार्यक्रम हाउस जो हमने चापा में ऑर्गेनाइज किया था और सारे विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के टॉपर्स बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया था, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी बहुत इंजॉय किया। अल्टीमेटली मेरे भी लाइफ का जो एम है वो इसी तरह का एम है। राजेश यादव जी का प्रश्न है, राजनीति एक माध्यम है बट अल्टीमेटली युवा, शिक्षा और समाज में सकारात्मकता मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। राजेश यादव जी का प्रश्न है कि व्यापम का एग्जाम होगा, उसके लिए कुछ बता दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापम में आप बेसिक बुक्स को फॉलो करें, जैसे लूसेंट है कि मुस्कान के हैं कि टुटेजा के हैं, किसी एक बेसिक को फॉलो करें, उसको अच्छे से अध्ययन कर लें, फिर आप मटेरियल एक्सटेंशन के बारे में सोचें, मैं ये कहना चाहूँगा। सतवीर सिंह जी का प्रश्न है, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं बोलूँगा आप न्यूज़पेपर तैयारी करें और एक कोई बेसिक बुक जो इंग्लिश के लिए आती हैं उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लें। मैं अपने ज़माने में 2-3 बुक पढ़ा था, बट मैं थोड़ा रिसर्च करके आपके कमेंट बॉक्स पे मैं कमेंट लिख दूंगा कि आज के परिदृश्य में कौन सा और बेहतर होगा, और मैं थोड़ा रिसर्च करके आंसर देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, कैसे तैयारी करूँ, 12वीं पास किया हूँ। आप एपिसोड 2 हमारे हाउस द जोश कार्यक्रम का एपिसोड 2 देख लें नीतीश जी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अमित आर्या जी का प्रश्न है, हमें मार्गदर्शन करें कि यूपीएससी की तैयारी किस मीडियम से करें। बहुत बड़ा सवाल अमित जी ने किया है। अमित जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सब बोलते हैं कि कोई भी माध्यम अच्छा होता है, लेकिन यूपीएससी में जो रिजल्ट हैं, उसके जो रेशियो हैं, वो कहीं ना कहीं किस कारण से हैं, कैसे हैं, मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपकी बराबर पकड़ है हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में, तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी माध्यम का चयन कीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपकी भाषा में पकड़ के दृष्टिकोण से अगर अंग्रेजी में आप अपने आप को 40% मानते हैं और हिंदी भाषा में आप 60% अपने आप को मानते हैं, तो भी मैं कहूँगा कि अंग्रेजी माध्यम का चयन करके एग्जामिनेशन दे दीजिए। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में बिल्कुल ही कंफर्ट नहीं है, तो मैं सारे मेरे युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि मन से किसी प्रकार के भ्रम को निकालकर हिंदी माध्यम से भी तैयारी से जुड़ जाएं। और पहली शर्त है लैंग्वेज आपका जो भी माध्यम हो उसमें भाषा पे जबरदस्त पकड़ हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो अंग्रेजी माध्यम की सलाह दूंगा। लेकिन हिंदी मीडियम के साथियों को मैं बोलना चाहूँगा, निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी हिंदी मीडियम से दिया था और आसानी से IAS की परीक्षा वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेज में मैंने पास किया था। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट देखकर थोड़ी निराशा होती है। लेकिन आप उसको अच्छे मेहनत करके, अच्छा लैंग्वेज, अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छा एक्सप्रेशन स्किल और अच्छी राइटिंग स्पीड के माध्यम से आप काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। विशाल खूंटे जी का प्रश्न है, IAS और CGPSC दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करने के लिए एक अच्छी रणनीति बताएं, साथ ही इसके लिए दिन के शेड्यूल तय करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं जिसका ध्यान रखना अत्यावश्यक हो, और तैयारी के दौरान क्या करें क्या ना करें। विशाल खूंटे जी, आपने कुछ ज़्यादा ही लंबा सवाल किया है, बट विशाल जी मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले एपिसोड्स में भी मैं बोला हूँ कि IAS और छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी शुरुआती दौर में एक साथ ना करें। आप तय कर लें
कि आपको पीएससी पहले फोकस करना है या आईएएस पहले फोकस करना है। जिस भी आईएएस को अगर आपको पहले फोकस करना है तो आईएएस के लिए 2 अटेम्प्ट आंख मूंद कर आप आईएएस का एग्जामिनेशन दीजिए। मेरे हिसाब से मेरी रणनीति, आपकी रणनीति ये होनी चाहिए। बाकी सुनिए सबकी, करिए मन की, ये भी साथ में कहना चाहूंगा। लेकिन आईएएस में आप 2 अटेम्प्ट बिल्कुल फ्री माइंड से दीजिए, तब बहुत अच्छा रहेगा। 2 अटेम्प्ट तक भगवान चाहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मेहनत अच्छा रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा आपकी। लेकिन अगर 2 अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो 2 अटेम्प्ट के बाद आप दोनों एग्जाम को साथ साथ पैरेलल दे सकते हैं, ये मेरा कहना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ पीएससी को पहले फोकस करते हैं तो 1 अटेम्प्ट छत्तीसगढ़ पीएससी को पूरे मनोयोग के साथ दें, उस बीच में और दूसरे बहुत सारे एग्जामिनेशन ना दें, ये मेरी सलाह है। और दूसरे अटेम्प्ट से फिर आप दोनों को साथ साथ दे सकते हैं, ये पहला चीज है। तो शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल आप ऐसा मैनेज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट निकाल सकें, सिटिंग हैबिट आपकी अच्छी बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा घंटे अध्ययन कर सकें, इस बात पे आपका ध्यान होना चाहिए। और सुबह आप ज्यादा अगर निकाल पाते हैं समय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत योग मेडिटेशन का प्रयोग करें, उससे आपकी कैपेसिटी, सिटिंग हैबिट, स्मरण शक्ति, मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी, उसका भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रवीण सिंह जी का प्रश्न है, यूपीएससी की हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय के चयन के बारे में बताएं। मैं इस पे अगले एपिसोड में पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा, अभी बात करेंगे संक्षेप में तो मुझे लगता है अधिक फायदा नहीं होगा। प्रवीण जी, अगले एपिसोड में मैं निश्चित रूप से इसको लूंगा। त्रिवेंद्र जगत जी का प्रश्न है, दुनिया डिजिटल होती जा रही है, निश्चित रूप से होती जा रही है। त्रिवेंद्र जी, इस दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से ऑनलाइन की चीजें, गूगल, सोशल मीडिया आज के समय के लिए वरदान है, लेकिन याद रखिएगा ये दुधारी तलवार है, इनका हम गलत उपयोग करेंगे तो हमको बहुत नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया और गूगल ने नॉलेज के डेमोक्रेटाइजेशन को, ज्ञान के लोकतांत्रिकरण को बहुत हद तक आगे बढ़ाया है। इस दृष्टिकोण से आज दिल्ली, रायपुर और एक छोटे से गांव के बीच का जो अंतर था वो काफी हद तक बढ़ चुका है। और मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में हमारे रहने की अगर आर्थिक क्षमता नहीं है, रायपुर बिलासपुर में रहने की हमारी अगर आर्थिक क्षमता नहीं है, तो एक बार हम जाएं, वहां पे 5-7 दिन का समय बिताएं, लोगों की रणनीति को थोड़ा ऑब्जर्व करें, किताब दुकानों में जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाएं, बात करें। बात करने से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। वो बहुत सारी चीजों में हो सकता है आपको डराएंगे भी, आपको घबराने की भी स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, सुनिए सबकी, करिए मन की। इस दृष्टिकोण से आप वहाँ पे ऑब्जर्व करें, कौन से मटेरियल पढ़े जाते हैं, किताब दुकानों में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स घूमते रहते हैं, लाखों स्टूडेंट मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर एरिया में हैं, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से आप ऐसी बात कर सकते हैं। एवरीबडी विल गाइड यू। आप 5-7 दिन का समय बीच बीच में जाकर अगर स्पेंड करेंगे और आकर फिर घर में सारे मटेरियल इकट्ठा करके तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और साथ में दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर और एक गांव के गैप को दूर करने के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस, सोशल मीडिया, गूगल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा। सदानंद बरिया जी का प्रश्न है, पीएससी प्री मेंस की एक साथ तैयारी कैसे करें? निश्चित रूप से सारे एग्जाम की, चाहे आईएएस हो चाहे पीएससी हो, दोनों की बेसिक तैयारी प्री मेंस दोनों के लिए साथ ही की जाती है। आप बेस बुक जिनका हमने जिक्र किया उनको एक बार अच्छे से अध्ययन करें, वो प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। प्री जब आता है तो प्री ओरिएंटेशन बढ़ा दीजिएगा, मेंस जब आता है तो मेंस ओरिएंटेशन आप बढ़ा दीजिएगा। और राइट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री आता है तो प्री के टेस्ट सीरीज ज्यादा करें, मेंस आता है तो राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज ज्यादा करें, उससे आपकी एग्जामिनेशन को दिशा मिलती रहेगी। सदानंद जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है और एक साथ ही करना चाहिए। विकास चंद्रा जी का प्रश्न है, ग्रुप डिस्कशन के लिए सही साथी नहीं मिल पा रहे तो क्या खुद से प्रिपरेशन हो पाएगा? ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रुप से सिनर्जी पैदा होती है। अगर लाइक माइंडेड और पॉजिटिव लोग एक साथ हों, अगर टांग खींचने वाले नेगेटिव लोग आपके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं तो मुझे लगता है कि उससे बहुत नुकसान हो सकता है। याद रखिए, गोल करने के लिए पास देना जरूरी होता है। जब एक दूसरे को आप पास देने लगेंगे तो एक नहीं 5 गोल कर पाएंगे, एक व्यक्ति नहीं सभी लोग गोल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पास नहीं देंगे, नेगेटिव माइंडसेट से चलेंगे, लेग पुलिंग अप्रोच, पैर खींचते रहेंगे, टांग खींचते रहेंगे, तो सबको नुकसान हो जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा।
और इसलिए आपका कंपटीशन लाखों लोगों की भीड़ से है, आपके ग्रुप के 5-10 लोगों से नहीं है। इस मानसिकता के साथ ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी करें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं कहना चाहूंगा आपको विकास चंद्रा जी कि आप मतलब अच्छे लोगों को खोजने की कोशिश करें। नहीं खोज पा रहे हैं तो एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है जिससे हर कोई पास होगा, ऐसा भी नहीं है। अभिषेक देवांगन जी का प्रश्न है, एग्जाम की तैयारी के लिए एग्जाम के दौरान एग्जाम के अलावा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइफ फिलॉसफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जीवन दर्शन हमारा कैसा है, जीवन में हमारे सोचने का तरीका कैसा है, इस बात पर हमको बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत कुछ अच्छा निर्भर करता है। दूसरा चीज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लाइफ फिलॉसफी को अच्छे से उपयोग करें। अभी मैंने युवा संवाद में बहुत कुछ बातें इस दृष्टिकोण से बोला है चांपा में, मैंने उसका फेसबुक लाइव भी किया है, आप उसको पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा चांपा से लाइव। आप उसको आप सुने तो मुझे लगता है कि अन्य बातों को सोचने का तरीका, जीवन दर्शन किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए वो ज़्यादा जरूरी है और वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। विक्रांत शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ पीएटी के लिए बुक कहा है, मैं और इसमें रिसर्च कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपके निश्चित रूप से जवाब दूंगा। मनीष साहू जी का प्रश्न है, हमें अपने ग्रेजुएशन के दौरान फाइनल ईयर में स्वयं बिना कोचिंग के अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं बोलना चाहता हूँ तैयारी जब हो जाए तब हमको देना चाहिए। हम कब से तैयारी कर रहे हैं इस बात पे निर्भर करता है। ग्रेजुएशन के साथ दे पाते हैं, हमारा एज 21 होगा और दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो अंधे में या बिना तैयारी के हमको अंधेरे में तीर नहीं मारना है। मनीष जी मैं आपको ये कहना चाहूँगा। सुषमा जी का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए मेरे पास 8 मंथ्स हैं और 1 चांस, तैयारी कहाँ से कैसे करूँ? बिकॉज माई एज इज 44, कितने घंटे पढ़ूँ? सुषमा जी आपके पास 8 महीने हैं, 1 अटेम्प्ट है, आपके जीवन का एक क्रांतिकारी क्षण है। आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप कम किताबें पढ़ें, ज़्यादा बार पढ़ें और अच्छी किताबों को ही पढ़ें। ये आपकी बेसिक रणनीति होनी चाहिए और आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। डॉक्टर साकेत, आप कभी गूगल कीजिएगा डॉक्टर साकेत को, हमारे बैच के 15th रैंकर थे ऑल इंडिया। वो डॉक्टर थे, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे, वहाँ पे पीडियाट्रिक्स में पीजी के भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। बहुत सारे अस्पतालों में उन्होंने, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स के रूप में काम किया, लेकिन जब 29 साल के हुए तो उनको लगा कि मुझे आईएएस का एग्जाम देना चाहिए। उनके पास भी केवल 1 अटेम्प्ट था, 1 साल था। अटेम्प्ट उनके पास और थे बट एक ही अटेम्प्ट दे सकते थे एज के कारण, आपकी तरह ही। और उन्होंने एग्जाम दिया। एक डॉक्टर ने ज्योग्राफी और फिलॉसफी से एग्जाम दिया था और उन्होंने केवल एक प्रेफरेंस भरा था आईएएस। उन्होंने आईपीएस, रेवेन्यू, कस्टम, आईएफएस, रेलवे, कोई भी और कोई भी अपना ऑप्शन नहीं भरा था, केवल एक ऑप्शन आईएएस का भरा था और उन्होंने ऑल इंडिया 15th रैंक लाकर आईएएस अचीव किया था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण होते हैं। और कितने घंटे पढ़ूं इस पर मैं सलाह दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़े, वो 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। इस तरह से कम टारगेट करें क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और लेकिन अनुत्पादक ढंग से, नॉन प्रोडक्टिव तरीके से ना पढ़िए भी मैं कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट सुषमा जी। आनंद यादव जी का प्रश्न है, पीएससी के लिए कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है? आपको आपकी आर्थिक क्षमता है तो कोचिंग कर सकते हैं, नहीं है तो सारे मटेरियल आप इकट्ठा करके, सारे नोट्स मटेरियल, अगर पीएससी की बात है तो बिलासपुर जाकर या रायपुर जाकर कर सकते हैं। दूसरा, अगर रायपुर के आसपास आप रहते हो आनंद जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि नालंदा परिसर में आप समय बिताएं, वहाँ का मेंबरशिप ले लें। ये 2500 का कॉशन मनी होता है, जो मेंबरशिप वापस लेंगे तब वो आप पैसा वापस हो जाएगा। इसके अलावा पर मंथ 500 रुपये वहाँ देने पड़ते हैं, तो वहाँ की मेंबरशिप मैंने भी ली है। तो आनंद जी आपको मैं कहना चाहूँगा नालंदा परिसर में आप जुड़ जाएं, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, युवा साथी आते हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। संतोष पटेल जी का प्रश्न है, सर छत्तीसगढ़ व्यापम में सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु कौन सा बुक पढ़ें? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल की किताबें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें। उसके अलावा लुसेंट, अरिहंत, उपकार, इनमें से कोई भी एक को अच्छे से अध्ययन करें और जो तो आपको काफ़ी फायदा होगा। प्रणव कुमार जी का प्रश्न है, हिस्ट्री कवर कैसे करें? हमने जिक्र कर लिया आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के हिसाब से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं आज के एपिसोड से। तरुण राठौर जी का प्रश्न है कि यूपीएससी में ग्रेजुएशन में कितना % मार्क्स लाने होते हैं? यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की परसेंट की का क्राइटेरिया अर्हता नहीं है। आप पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, यही क्राइटेरिया है तरुण जी, आपको मैं कहना चाहूँगा। अनुपम यादव जी का प्रश्न है, यूपीएससी प्री के लिए बुक बताइए, सीएस
एटी हेतु भी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की हमने इस बारे में काफी डिटेल में अनुपम जी चर्चा कर ली है। आपको मैं कहना चाहूँगा, एक मित्र ने प्रश्न किया है कि मैं विधायिका का हिस्सा बना हूँ, कार्यपालिका से दूर गया हूँ। सबसे पहले मित्र मैं आपको कहना चाहूँगा कि कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका नहीं होती है। इस बात को किसी ने कमेंट भी किया है वहाँ पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि कार्यपालिका का सर्वोच्च राज्य कार्यपालिका के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी होते हैं और भारत सरकार के दृष्टिकोण से कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। राज्य में सारे मंत्रीगण, केंद्र में सारे मंत्रीगण भी कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। अब आपको अगर सवाल मुझसे पूछना है कि मैं राजनीति का क्यों हिस्सा बना हूं, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच है, मैंने 13 साल IAS में रहते हुए पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैंने अपना 100% देते हुए छत्तीसगढ़ के मेरे गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, युवा लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, सब दृष्टिकोण से काम करने का मैंने प्रयास किया। मुझे बहुत संतुष्टि भी मिली और आज जो मेरी नाम पहचान या जो भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है वो केवल और केवल इन 13 सालों की मेहनत के कारण आप मुझे जानते हैं। इसके लिए मैं IAS के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा मानता हूँ। मुझे बहुत कुछ इसने दिया, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि कई बार लाइफ में आपको एक लिबरेशन भी जरूरी होता है, एक आज़ादी भी जरूरी होती है, ताकि आप अपनी समय और ऊर्जा का बेहतर और ज़्यादा अच्छा भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपको एक फेज में कभी कभी रियलाइज़ होता है। मैंने ये रियलाइज़ किया और आज मुझे लगता है कि चुनाव हारने के बाद भी मैं जितने घंटे लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से बिता पा रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि बतौर IAS एक व्यक्ति काम कर रहा था, आज सैकड़ों हजारों लोगों में सकारात्मकता प्रसारित करके मैं कई सारे लोगों को समाज में अच्छा करने के लिए तैयार कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़कर अच्छा कर पा रहा हूँ, उनसे मैं भी सीखता हूँ, मुझसे वो भी सीखते हैं। यह भी एक सकारात्मक पहलू है। दूसरा, लोकतंत्र में राजनीति को हम लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, लव करें चाहे हेट करें, हम उसे पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति ही अन्य व्यवस्थाओं को संचालित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इसलिए हमको शिक्षा के लिए, हमको युवाओं के लिए अगर कुछ करना है तो मैं राजनीति को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखता हूँ, एक माध्यम, एक जरिए के रूप में देखता हूँ। और एक माध्यम के रूप में जब भी हमें अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम प्रमाणित करके दिखाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ की युवा साथियों के लिए, शिक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की नई ऊंचाइयों के लिए, पर्यटन के लिए, हर दृष्टिकोण से द बेस्ट करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और राजनीति को मैं इसके लिए एक माध्यम के रूप में चुना हूँ। अल्टीमेट उद्देश्य है हमारे छत्तीसगढ़ की भलाई, हमारे देश की, हमारे समाज की भलाई, मेरे युवा साथियों की भलाई, भारत के आने वाली नई पीढ़ी को एक नई ऊंचाई देना और इसी पीढ़ी को सशक्त करते हुए भारत को वैश्विक शक्ति बनाना, यही मेरी राजनीति का मूल उद्देश्य है। मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूँगा, चाणक्य के एक स्टेटमेंट को कोट करना चाहूँगा कि चाणक्य ने कहा है कि राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे पहला दुष्परिणाम यह होता है कि गलत लोग आप पर शासन करने लगते हैं। दूसरा चीज मैं कहना चाहूँगा कि पहले मैं एक IAS के रूप में काम कर रहा था। राजनीति से प्रशासनिक तंत्र को भी हम काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। और आज मैं एक IAS था, हो सकता है मेरे प्रयासों से कल 100 IAS खड़े हो जाएं, 100 IAS अच्छा काम करने लगे। इस दृष्टिकोण, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। हो सकता है कि मेरी इस सोच को आप स्वीकार न करें, लेकिन आप अपना मंतव्य बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा हूँ और निश्चित रूप से आने वाले 15-20 सालों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस निर्णय के आधार पर समाज में, गाँव के बीच, वृद्धों के बीच, महिलाओं के बीच, सभी के बीच एक सकारात्मकता का वातावरण निर्मित करने में सफल हो पाऊँ। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस कार्य में, इस यज्ञ में आप भी मुझे सहयोग दें। मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि मुझे आप सपोर्ट करें, मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। दोस्तों, हाउ इज द जोश, ये कार्यक्रम हम लोग मूलतः व्यक्ति के स्तर पे, समाज के स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे सकारात्मकता को प्रसारित करने का हमारा ये मूल रूप से एक मिशन है। हम सब मिलकर एक सकारात्मकता को आगे बढ़ाएंगे।
हर व्यक्ति के पोटेंशियल को, हर व्यक्ति की संभावनाओं को साकारित करने के लिए प्रयास करेंगे। ये हमारी कोशिश है, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे समाज सेवा हो। हर दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक स्वतंत्र शिक्षक, एक स्वतंत्र व्यवसायी, एक स्वतंत्र किसान, एक स्वतंत्र रिक्शा चालक, सब मिलकर सकारात्मकता के लिए काम करेंगे, तभी हम अपने प्रदेश को और देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यह इस कार्यक्रम का मूल थीम है। और मैं फिर से कहता हूं, हाउ इज द जोश, इसको हमेशा हमको हाई बना के रखना है। हाउ इज द जोश विल बी ऑलवेज हाई, यही हमारी मुहिम है। आज संडे है। संडे आपको इस संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले सप्ताह में तर्कस के तीर के साथ, किसी कंपटीशन एग्जाम की मूल भावना के साथ, और जो सवाल पूछे गए हैं उनको और आगे ले जाते हुए युवा साथियों के बीच रहने के लिए, हमारे समाज में सकारात्मकता का वातावरण निर्मित करने के लिए, बच्चों के पेरेंट्स को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। हाउ इज द जोश हाई। धन्यवाद।